जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ एकेडमी की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में मैं पंकज शर्मा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। सबसे पहले देखते हैं कांजीवरम सिल्क साड़ी के बारे में। कांजीवरम सिल्क साड़ी की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर बी कृष्णमूर्ति ने एक भंडार तैयार किया है। इस भंडार में कांजीवरम सिल्क साड़ी के बुनाई के लिए सभी पारंपरिक डिजाइन, पैटर्न और रूपांकन जो होते हैं, इनके नमूने को भंडारित किया गया है। और यह केवल भावी पीढ़ी के लिए इन टुकड़ों को संरक्षित करने की दृष्टि से किया गया है। बात करते हैं कांजीवरम साड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि कांजीवरम साड़ी जो है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम गांव में निर्मित होती है। और इसकी गुणवत्ता को लेकर, इसके महत्व को लेकर रेशम की साड़ियों की इसको रानी कहा जाता है। परंपरागत रूप से कांजीवरम साड़ी जो है ये शहतूत के रेशम से के धागों से बनती है, हाथों से बुनाई जाती है इसे, और इसमें शुद्ध सोने और चांदी के जरी का प्रयोग होता है। ये जो शुद्ध सोने और चांदी की जरी है, ये इसकी महत्वता को और ज्यादा बढ़ा देती है। कांजीवरम साड़ी पे यदि हम रूपांकन की बात करें, चित्रों की बात करें, तो इस पर पौराणिक पक्षी यली, यली मतलब हाथी और शेर का संलयन का एक पक्षी जो बनाया गया इस पे चित्र, और गंडा बेरुंडा, ये दो सिर वाला राजसी पौराणिक पक्षी है, इसका चित्र इस पे अंकित किया गया है दोस्तों। कांजीवरम साड़ी जो है इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये चोल राजवंश के समय से ही चल रही है, अर्थात इसका एक ऐतिहासिक, समृद्ध और बोल सकते हैं कि पुराना इतिहास रहा है। और कांचीपुरम साड़ी जो है वो वर्तमान में भी भारतीय कपड़ा उद्योग में पुरानी समृद्धता को ही अपने साथ लेकर चल रही है। कांचीपुरम साड़ी जो है दोस्तों, इसे 2005-6 में भौगोलिक टैग भी दिया गया। तो याद रखिएगा कि भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग जो है इसे 2005-6 में प्रदान किया गया था। और भारत में कांजीवरम साड़ी के अलावा भी कई अन्य साड़ियां हैं जिसे भौगोलिक टैग दिया है, जिसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं तो तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है यहाँ कड़ांगी साड़ी, थिरुम्बुवनम साड़ी, कोवई कोरा कॉटन साड़ी को जीआई टैग दिया है। उत्तर प्रदेश में बनारस ब्रोकरेट को जीआई टैग दिया है। कर्नाटक में इंपॉर्टेंट रूप से इलकल साड़ी और मोलाक मुरु साड़ी को जीआई टैग दिया है। आंध्र प्रदेश में उपद्दा जामदानी साड़ी को, वेंकटगिरी साड़ी को और मंगलगिरी साड़ी को जीआई टैग दिया है। केरल की यदि बात करते हैं तो केरल में बलरामपुरम साड़ी को, कासरगोड साड़ी को और कुथमपल्ली साड़ी को जीआई टैग दिया है। तेलंगाना की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर गढ़वाल साड़ी, पोचमपल्ली इकत साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। और मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बनने वाली चंदेरी की जो साड़ी है और महेश्वर की साड़ी है, इसे जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा में उड़ीसा इकत को, बोमाई काई साड़ी को और हबसपुरी साड़ी को जीआई टैग दिया है। पश्चिम बंगाल में शांतिपुर साड़ी, बलूचरी साड़ी और धनियाखली साड़ी को जीआई टैग दिया है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पैठानी साड़ी और कपड़ों को, करवात कटी साड़ी और कपड़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करते हैं तो चंपा सिल्क साड़ी छत्तीसगढ़ की है, जिसे जीआई टैग दिया गया। और गुजरात के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो गुजरात में सूरत जरी क्राफ्ट और पटोला साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो ये सभी राज्यों की इंपॉर्टेंट साड़ियां हैं जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये क्षेत्र महत्वपूर्ण तौर पर इन साड़ियों के निर्माण को लेकर ही प्रसिद्ध है। दोस्तों अगली स्लाइड में बात करते हैं कि भारत में रेशम के संदर्भ में, हमने रेशम की साड़ियों की तो बात कर ली है, लेकिन यदि हम पर्टिकुलर रेशम के उत्पादन की बात करते हैं तो याद रखना है कि भारत रेशम उत्पादन की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, जो विश्व के लगभग 18% रेशम का उत्पादन करता है। यदि विश्व में बात करते हैं दोस्तों तो रेशम का सबसे पहले उत्पादन जो वो चीन ने शुरू किया। तो चाइना जो था वो रेशम का, हम इसको आविष्कारक बोल सकते हैं, लेकिन भारत है वो रेशम का दुनिया में वर्तमान में दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, आपको याद रखना है। भारत में रेशम के 5 प्रमुख प्रकार हैं। कितने? 5 प्रमुख प्रकार है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें रेशम के कीड़ों की विभिन्न प्रजातियों से इन्हें प्राप्त किया जाता है। इसमें है शहतूत का, ओक, टसर, ट्रॉपिकल टसर, मुगा एवं इरी। ये 5 प्रकार के रेशम है जो भारत में होते हैं। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहतूत को छोड़कर जो बाकी के रेशम है वो उसने गैर शहतूत किस्में कहते हैं, ये जंगली रेशम है। इन्हें वान्या रेशम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें वान्या रेशम भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं भारत अद्वितीय गौरव प्राप्त करता है इन सभी रेशम की किस्मों के उत्पादन में।
दक्षिण भारत जो है हमारे देश में वो रेशम के प्रमुख उत्पादक आता है, जिसमें आप कर्नाटक को इंपॉर्टेंट तौर पर देखते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो कांचीपुरम, धर्मावरम और अरनी ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जो रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध होते हैं। भारत सरकार ने 2017 में रेशम के उत्पादन को विकास देने के लिए, इसकी गति को आगे बढ़ाने के लिए सिल्क समग्र परियोजना भी शुरू की थी। तो याद रखिएगा कि सिल्क समग्र परियोजना 2017 में भारत सरकार ने रेशम उत्पादन के विकास के लिए शुरू की थी। तो ये था पूरा रेशम से संबंधित साड़ी और उसके उत्पादन से संबंधित चैप्टर। अब बात करते हैं कुछ अन्य चीजों को लेकर कि नंदू नाटेकर जो है ये हाल ही में प्रसिद्ध रहे हैं। नंदू नाटेकर जी की 28 जुलाई 2021 को डेथ हो गई है। ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे और 88 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई है। 1956 में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाले कोई पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे नंदू नाटेकर। 6 बार राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप जीते हैं और 20 वर्ष की आयु में इन्होंने भारत की ओर से अपने इस खेल में पदार्पण किया था। 1951 से 1963 तक लगभग एक दशक में थॉमस कप चैंपियनशिप की पुरुष टीम में भारत का नेतृत्व करने वाले थे नंदू नाटेकर जी। और तो और यदि हम बात करें तो 1933 की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के सांगली में इनका जन्म हुआ था। 15 वर्ष से ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी और इनके पूरे लाइफ में इन्होंने 100 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति भी यही थे। प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो थे वो नंदू नाटेकर जी थे। ये आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो ये याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले सीन में बात करते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस। दोस्तों याद रखना है कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। जो इस बार हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट जो है वो इस बार हेपेटाइटिस दिवस की थीम थी। कई सारी एक दिवसीय परीक्षाओं में से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और इस बार जो मनाया गया है वो हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट थीम के साथ बनाया गया है। ये जो दिवस है ये नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक बरूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस को चिन्हित करता है, क्योंकि जो बारूक ब्लमबर्ग थे इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी के वायरस को, जिसको हम बोलते हैं HBV की खोज की थी। इन्होंने इसके इलाज के लिए नैदानिक परीक्षण और टीका भी विकसित किया था। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक तो इसका परीक्षण भी किया और टीका भी विकसित किया था, किसने? बारूक ब्लमबर्ग ने। तो इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर ही हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया जाता है। क्लियर? यहां पर एक बात और देखेंगे कि इस दिवस का उद्देश्य क्या है। इस दिवस का उद्देश्य है ABCD और E नामक जो संक्रामक रोग होते हैं उनके बारे में विश्व में जागरूकता बढ़ाना है, हेपेटाइटिस की रोकथाम करना है, उसका निदान करना है, उसका उपचार को प्रोत्साहित देना ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। यदि हम बात करें तो दुनिया भर में वायरल हेपेटाइटिस के कारण हर साल वार्षिक तौर पर लगभग 1.3 मिलियन, कितने? 1.3 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है हर साल है ये। और करीबन पूरे विश्व में 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के साथ जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वो इससे संक्रमित हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंतनीय अवस्था है पूरे विश्व के सामने। तो इसलिए हेपेटाइटिस डे और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। यदि हम बात करते हैं तो जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसने 2016 में एलिमिनेट हेपेटाइटिस बाय 2030 तक हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करने की योजना चालू की, एक अभियान चालू किया है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप याद रखेंगे ये अभियान 2016 से चल रहा है। स्क्रीनिंग और पहचान के लिए इस बीमारी का निपटने का एकमात्र तरीका है, मतलब आप इसकी स्क्रीनिंग कराइए और इसकी पहचान करिए, जिससे कि आप इससे संबंधित तुरंत जल्दी से इससे रिकवर हो जाएं। और हेपेटाइटिस A और B वायरस के लिए तो टीका भी आ गया है। तो याद रखिएगा कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति इससे संक्रमित है तो वो इसका टीका लगवाकर इससे बच सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। अब बात करते हैं राकेश अस्थाना के बारे में। राकेश अस्थाना कौन है? दोस्तों राकेश अस्थाना जो है वो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं और इन्हें दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे राकेश अस्थाना को बनाया गया है, जो कहां थे? पहले सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक रहे हैं।
गुजरात कैडर में 1984 की बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं राकेश अस्थाना, और इन्होंने दिल्ली पुलिस के आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लिया है। उनकी जगह पर अब ये आए हैं, याद रखिएगा। राकेश अस्थाना की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1961 में रांची में हुआ था। कहां हुआ था? रांची में हुआ था। और यदि हम बात करें हमारे दिल्ली की पुलिस व्यवस्था की, तो 1857 के क्रांति के बाद लगभग 1861 के आसपास भारतीय पुलिस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने पुलिस व्यवस्था को संगठित किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था को संगठित कब किया गया था, तो आप बोलेंगे 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने इसे सुव्यवस्थित संगठित किया था। और 1912 में 1912 में दिल्ली के पहले मुख्य आयुक्त जो थे उनकी नियुक्ति की गई थी, और उन्हें पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियों के कार्य भी दिए गए थे। क्लियर है? जब हमें आजादी मिल गई तो आजादी के बाद दिल्ली पुलिस को पुनर्गठित किया गया और इसमें कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन ये जो पुलिस होती है दिल्ली की, ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।